हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड आज बात कर रहे हैं हम रीजनिंग के मॉक प्रैक्टिस सेट की। इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे, जो कि आपके उत्तराखंड पुलिस एसआई के एग्जाम के लिए और जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, दोनों के लिए बहुत ही अहम रोल करेंगे। ठीक है ना? तो देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह से आपने इन्हें करना है। ठीक है, तो जैसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आपसे कहा जा रहा है कि यूएसए के सामने लिखा हुआ है कांग्रेस। अब यूएसए का कांग्रेस से क्या रिलेशन है? आपको सबसे पहले ये समझना होगा, कि यूएसए का कांग्रेस से क्या रिलेशन है। तो आप कहेंगे कि यूएसए की जो संसद होती है, जो पार्लियामेंट होती है, उसे कांग्रेस कहा जाता है। तो ईरान की संसद को क्या कहते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। भारत की संसद को तो संसद ही कहते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट। जो शब्द है वो यूनाइटेड किंगडम की, यूके की संसद को कहा जाता है। अब ईरान की संसद को क्या कहते हैं? तो ये सवाल अगर देखा जाए ना तो जीएस का है और आप सब इसका आंसर कर देंगे कि मजलिस होती है। ईरान की जो संसद है वो मजलिस होती है। मगर साथ के साथ कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, जैसे एल्थिंग दिख रही है। एल्थिंग जो है ये आइसलैंड की संसद है। आइसलैंड, आइसलैंड की जो संसद है उसे कहते हैं एल्थलिंग। कॉर्टेस जो है ये पुर्तगाल की और स्पेन, स्पेन दोनों की संसद को कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये हमने कुछ संसद पढ़ ली। ऐसे ही आप जब लूसेंट देखोगे तो उसमें सारी संसद की लिस्ट बनी हुई है। तो वो आपके जीएस के पेपर में भी आ सकती है और आपके रीजनिंग में भी आ सकती है। तो दोनों जगह काम आएगी। तो एक बार आपने उसे गो थ्रू जरूर करना है और कमेंट करके बताना है कि जापान की जो संसद है उसे क्या कहते हैं, जर्मनी की जो संसद है उसे क्या कहते हैं, चाइना की जो संसद है उसे क्या कहते हैं। क्या आपको इनकी संसदों के नाम पता है? ठीक है, तो ये इस तरह से आपने सोचना है। आपके पास एक क्वेश्चन आया ना, तो आपने आगे और बहुत सारा दिमाग लगाना है कि हाँ अब क्या सवाल बन सकता है। जब आप इस तरह के खोजी इंसान बन जाते हो तो फिर आपको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फंक विटामिन लिखा हुआ है। अब ये सवाल बिल्कुल लूसेंट के पीछे जो मिसलिनियस दिया हुआ है वहां से कह सकते हो, या फिर जो जनरल साइंस है उसका सवाल कह सकते हो कि फंक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने विटामिन की खोज की। भैया क्यूरी लिखा हुआ है, मैडम क्यूरी ने किस चीज की खोज की? तो आंसर है रेडियम, आंसर है रेडियम। तो साइंटिस्ट और उन्होंने किस किस चीज की खोज की, ये भी आपने लूसेंट में जाके जरूर पढ़ना है। और इस तरह के क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे और आप कहेंगे कि रीजनिंग में, रीजनिंग का सवाल अभी तक एक भी नहीं आया। एक जनरल स्टडीज का था, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था और एक जनरल साइंस का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए भैया, आसाम, आसाम का फोक डांस जो है वो बीहू है। उसी तरह से केरला का जो फोक डांस है उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे केरला के जो फोक डांस है उसे कह देते हैं कथकली। क्या कह देते हैं? कथकली कह देते हैं। मगर नीचे और भी कुछ फोक डांस आपको गिवन है, उन डांस का भी आपको पता होना चाहिए। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आपने कहना है आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है भैया? उत्तर प्रदेश का है। राइट, हाँ सही है, प्रदेश का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। ठीक है ना? इसी तरह से जो डांस है और फोक डांस है उनके स्टेट्स हैं वो आपने सही से याद करना है, क्योंकि ये दोनों जगह पूछे जा सकते हैं। अब आ गया भैया सवाल कि 8 का 81 के साथ जो रिलेशन है, ऐसे ही इसे पढ़ना है। इन दोनों के बीच में जो हो रहा है वैसा ही यहां होना चाहिए। तो आपने 8 को पहले ऑब्जर्व किया, आपने कहा कि सर 8 जो है ना वो 2 का क्यूब है। अच्छा जी। मग और 9 कितने का है?
9 तो है नहीं किसी का क्यूब, तो मैंने लिख दिया 9, 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। मतलब यहां से अगर यहां जा रहा हूं तो 2 में 7 जोड़ रहा हूं तब जाकर के 9 आ रहा है। ऐसे ही इसे भी देखा, 64 जो है वो किसका क्यूब है, क्यूब तो दिख रहा है 4 का क्यूब है। और अगला क्या होना चाहिए, अगर मैं इस 4 में 7 जोड़ लूं, 4 और 7 11, तो 11 का स्क्वायर क्या ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। तो कुछ और करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ और लॉजिक सोचते हैं। हमने फिर से सोचा कि 2 का क्यूब 8 होता है, और उसके बाद ये लिख रहा है तो 2 में 1 जोड़ लें तो कितना हो गया, 3 हो गया। और 3 की घात 4 कितनी होती है, 81। 3 तिया 9 तिया 27 अगर आप करेंगे तो आप कहेंगे कि 81 हो जाता है। कितना ही हो जाता है, 81 हो जाता है। ऐसे ही जब 64 को देखोगे तो 4 का क्यूब है। अब आगे क्या करोगे, 4 में 1 जोड़ोगे, 5 हो गया। और 5 की घात कितनी लिखनी है, 4 लिखनी है। पहले घात 3 थी, फिर 4 हुई। ऐसे ही यहां पर तो 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625 आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 72 से 18 तक जा रहे हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि 18 का 4 गुना कर दिया जाए तो 72 आ जाता है। 56 किसका 4 गुना करके आता है, तो आपने कहा 14 का, मगर ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। तो कुछ और सोचना चाहिए, ठीक है। बार बार मैं एक चीज कहता हूं कि पहला लॉजिक ढूंढा, फिर दूसरा लॉजिक ढूंढो, फिर तीसरा लॉजिक ढूंढो। 3 लॉजिक फटाफट सोचने हैं। जब लॉजिक पता होंगे तभी तो ढूंढ पाओगे। तो आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ सोचना है। सोचिए, अब आपने क्या सोचा भैया, आपने देखा कि 7 और 2 इन दोनों को जोड़ लूं तो 9 हो जाता है अंकों को, और 9 का दुगना करूंगा तो 18 हो रहा है। 5 और 6 को जोड़ा तो 11 आ रहा है, और 11 का दुगना करूंगा तो 22 आता है। 22 में हमें एक लॉजिक मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो लॉजिक आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इसके करने हैं, और ये क्या है, एनालॉजी है, एनालॉजी, नंबर बेस्ड एनालॉजी, नंबर बेस्ड, ठीक है ना। या सादृश्यता कह सकते हैं इसे, सादृश्यता, ठीक है, नंबर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, इस बड़े से नंबर से छोटा नंबर बना रहे हैं। तो आपने देखा कि 8 से अगर 32 को डिवाइड कर दिया जाए, 8 से अगर 32 को डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आ जाता है, आपने बोला 4 आ जाता है। तो इसी तरह से 36 से 6 को डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 किसी ऑप्शन में है तो टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल बहुत ही प्यारा, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है। कमेंट कीजिए और आंसर बताइए कि क्या ही आंसर होगा। बहुत ही भयंकर सवाल है, करिएगा और आंसर जरूर लिखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और बगल में लिखा हुआ है ऊर्जा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा का स्रोत होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता था इसे। ऊर्जा विद्युत घर कहा जाता था, किसका, कोशिका का विद्युत घर किसे कहा जाता था, तो आप बोलेंगे माइक्रोकॉन्डिया को कहा जाता था। हर बच्चे ने 10th क्लास तक लगभग ये पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा जी, मतलब सेल जो कोशिका होती है उसके अंदर जो ऊर्जा जनरेट करने का काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और साथ के साथ रेस्पिरेटरी बोले तो श्वसन का कार्य भी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। डीएनए की बात की जाए तो डीएनए क्या करता है, इनहेरिटेंस, कहते हो ना कि उसके डीएनए में है ये, मतलब उसके पूर्वजों के डीएनए में जो था वही प्रॉपर्टीज आगे आती है ना। तो डीएनए का काम क्या है, इनहेरिट करना, उत्तराधिकार की बात करना। प्रजनन की बात नहीं होगी, उत्तराधिकार की बात होगी, ठीक है। वही प्रॉपर्टीज आगे लेके जाता है डीएनए। अब आप क्या कर सकते हैं, डीएनए की कई बार वो फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो डीएनए की फुल फॉर्म कमेंट कीजिए क्या होती है।
ठीक है। डीएनए पूछ लिया है तो भैया एक आरएनए भी होता था, इसकी भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये भी आपने देख लेना है। चलो भैया आगे आ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा रिस्पॉन्स करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको स्टार बनाए हुए हैं, इन स्टार की जगह ना ये चिन्ह लगाने हैं। तो एक एक करके पकड़ लेते हैं और लगाते हैं, पहले वाले को ही लगा रहे हैं। 8 के बाद गुणा कर रहा है 5, फिर बराबर कह रहा है 27 -3 प्लस 16। 8 पंजे 40 होता है, 27 में से 3 गया 24 और 16 40 होता है। तो बिल्कुल पहला वाला जो लॉजिक है वो सही हो जाएगा, पहले वाला जो लॉजिक होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार करके देखना इसे, शायद गलत है, गलत है या मैं गलत कर रहा हूं, एक बार जरा चेक कर लेना इसे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आपने क्या करना है, सवाल समझ लेते हैं। मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, तो जहां पे मल्टीप्लाई है उसकी जगह माइनस लगाना है। प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड का सिंबल लगाना है। डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगाना है। माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई लगाना है। तो कर लेते हैं, 15 गुणा गए 2 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 100। और बॉड मास अप्लाई करना है, हमेशा याद रखना बॉड मास। ठीक है, बॉड मास ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस, अरे डिवाइड का सिंबल काहे नहीं आया, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और माइनस। तो सबसे पहले आपने डिवाइड को सॉल्व करना है, तो डिवाइड यहां हो रहा है, 900 को 90 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। प्लस फिर गुणा करेंगे, 30 आ गया, 40 और ये -100 है, -100 है। तो 40 में से 100 घटेगा तो माइनस का 60 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था शायद क्वेश्चन गलत है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, आप भी करके देखना कि आपका भी यही आ रहा है या नहीं आ रहा। सीरीज का बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल। ठीक है, अब आपने क्या देखा, आपने सीरीज देखा। मैंने कहा है, हमेशा मैं कहता हूं सीरीज के 90% क्वेश्चन केवल डिफरेंस करने से हो जाएंगे। डिफरेंस करो और सवाल का जवाब निकाल लो। जैसे मैंने यहां डिफरेंस किया 17 आया, यहां डिफरेंस किया 43 आया, यहां डिफरेंस किया 1 आ गया, 14 में से 6 गया 8 आ गया, यहां डिफरेंस किया 1 आ गया, 3 आ गया और मेरे ख्याल से 1 आ गया। फिर मैंने डिफरेंस कर लिया भैया, 13 में से 7 गया तो 6 ही आता है, और 3 में से 1 गया 2, 26 आ गया। फिर जब मैं यहां गया, 11 में से 3 गया तो 8 आ गया, 8 में से 7 में से 38 आ गया। फिर यहां जब डिफरेंस करेंगे तो शून्य आ जाएगा, और 13 में से 8 गया तो 5 आ गया। अब जब मैंने डिफरेंस किया, डिफरेंस में मेरे को कुछ लॉजिक सा नहीं दिखा, तो मैं आगे भी डिफरेंस करता गया। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे नीचे एक और बार जब मैं डिफरेंस करता हूं तो मेरे को दिख रहा है यहां भी 12 का डिफरेंस है, यहां भी 12 का डिफरेंस है, आगे भी 12 का डिफरेंस होगा। 12 जोड़ूंगा 50 में तो 62 होगा। अब इस 131 में 62 जोड़ रहा हूं, 3 यहां आ गया, 9 यहां आ गया, 1 यहां आ गया। अब इस वाले नंबर में 193 ऐड करूंगा, 5 3 8 आ गया, 7 9 14 आ गया, 7 9 14 नहीं 16 आ गया, 2 और 1 3 और 1 4, 468 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो 90% सवाल सीरीज के किस तरह से हो जाएंगे, डिफरेंस मेथड से हो जाएंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही प्यारा कहा हुआ है। 3 से 11 हो रहा है,
38 हो रहा है, 102 हो रहा है, 443 हो रहा है। जैसे ही मुझे ये 443 दिखा तो मेरा मन कहा कि ये 441 प्लस 2 है। आपने बोला आपको ऐसे कैसे दिखा? एक चीज समझना, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जो स्क्वायर्स हैं वो कहां से लेके कम से कम 25 तक याद होने चाहिए, वर्ग जो हैं, ठीक। और उनके पड़ोसी नंबर भी आपको दिखने चाहिए। दिखेंगे किस बच्चे को? जिसको याद होंगे। जैसे आपको अपने पड़ोस के कोई अंकल कहीं बाजार में घूमते हुए दिख जाते हैं तो पहचान लेते हो ना, तो वैसे ही ये स्क्वायर नंबर जब आपको कहीं दिखें तो पहचान लेना है। तो 441 किसका स्क्वायर होता है भैया? आपने बोला 21 का, और उसमें 2 जोड़ रहा है। यहां देखा तो ये भी अब 10 का स्क्वायर दिखेगा प्लस 2 दिख रहा है। 38 भी अब दिखेगा, 6 का स्क्वायर है प्लस 2 होगा। 11 भी दिखेगा, 3 का स्क्वायर है प्लस 2 हो रहा है। ये 3 भी दिखेगा, 1 का स्क्वायर है प्लस 2 दिखेगा। दिख रहा है? आपने बोला हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये 10 था और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, और यहाँ पर 21 का स्क्वायर प्लस 2 था। ठीक है जी, क्लियर होगी इतनी बात। अब एक और चीज आपने समझनी है। आपने देखा 1 के बाद 3 आया, कितने का डिफरेंस हो रहा है? 2 का। फिर 3 के बाद 6 आया, कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। फिर 6 के बाद 10 आया, कितने का डिफरेंस है? 4 का। 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद कितने का डिफरेंस आएगा? तो आपने बोला 5 का आएगा, मतलब 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 होता है। 15 का स्क्वायर प्लस 2, 225 में 2 जोड़ोगे 227 हो गया। गॉट इट? समझ में आया लॉजिक की किस तरह से ये सवाल किया जा सकता था। फिर आगे भी देखना है, 15 के बाद 21 आ रहा है 6। तो कोई सीरीज अगर यहां से शुरू होती है ना तो लास्ट तक उसे लेके जाना है, तभी वो लॉजिक सही माना जाएगा। आप ऐसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सर शुरुआत से यहां तक तो चल रहा है, आगे नहीं फॉलो कर रहा। मान लो यहां 7 आ जाता, तो ये फिर सीरीज कुछ और लॉजिक आपको ढूंढना चाहिए था। इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखा? अब एक तरीका तो यही है कि डिफरेंस कर करके निकालते रहो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कुछ गुणा करके देखो। जैसे कि इस नंबर से मैंने देखा कि 8 से 29 तक जाना है, कितना टाइम करूं? तो आपने बोला अरे सर 3 टाइम भी कर सकते हो और 4 टाइम भी कर सकते हो। 3 गुना करूंगा तो कुछ जोड़ करके यहां पहुंचूंगा, और 4 गुना करूंगा तो कुछ घटा करके फिर यहां पहुंचूंगा। समझ में आ रही है बात? आपने बोला हाँ। मगर बड़े नंबर पे जाओ, ये 11 है और 44 हो रहा है, मतलब कितना गुना कर रहे हैं? 4 गुना होता हुआ दिख रहा है। आपने बोला हाँ हाँ हाँ। तो भैया 13 चक्कू 52 करते हैं, 4 गुना का दिख रहा है 113 449 क्वेश्चन मार्क। क्या कर रहा हूं भैया? 8 का 4 गुना किया, 8 चक्कू 32 होता है। 32 में से कितना घटाऊं कि 29 आ जाए? 3 आ जाएगा। फिर 29 का 4 गुना, 3 चक्कू 12, 120 में से 4 घटा लो तो 116। 116 में से 3 घटाओगे 113 आ गया। आपने बोला अरे बिल्कुल सही। यहां फिर से 4 गुना करो, 100 का 4 गुना करोगे तो 400, 13 का 4 गुना करोगे तो 52, 452 में से 3 घटाओगे, 452 में से 3 माइनस करोगे तो 449 आएगा या नहीं आएगा? आप बोलेंगे हाँ आएगा आएगा। आ गया। आगे क्या करोगे भैया? इसका 4 गुना करोगे, उसमें से 3 घटाओगे, 4 का मोटा मोटी 4 गुना करोगे तो 1600 आएगा। ये मोटा मोटी 50 है, 50 का 4 गुना कितना होता है? 200 होता है। तो 1600 और 200 1800, और उसमें से 4 घटाना है पहले। इसके वाला है ना, ये बनाने के लिए हमने पहले 4 घटाया, तो ये आ गया 1796। उसमें से फिर 3 घटाना है, 3 घटा लो भैया, 1793 आंसर आ गया। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? ये सवाल डिफरेंस से भी हो जाएगा। मैंने कहा ना 90% सवाल डिफरेंस से हो जाता है।
क्रॉस चेक जरूर करना कि डिफरेंस के डिफरेंस से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तभी तो पेन चलेगा। अगला सवाल है भैया, क्वेश्चन मार्क जो बना हुआ है इसकी जगह पे बताना है क्या है। तो बेसिकली आपने ना लॉजिक ढूंढना है कि क्या लॉजिक लग रहा है। आपने पहले ये सोचना है कि ऐसा क्या करें कि ये 5 आ जाए, ये 13 आ जाए। मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि बाहर वाले नंबर जो बड़े नंबर हैं वो छोटे नंबर से बनते हैं। आपने बोला ये 5 को जब मैं 8 में जोड़ता हूं तो 13 आता है। मैंने कहा अच्छा, बात तो सही है। फिर इस 13 को क्या मैं इस 4 में जोड़ लूं और यहां 17 कह दूं, ऐसा? आपने बोला है आगे भी चलना चाहिए फिर यही लॉजिक। 17 में ये एक जोड़ेंगे और कहां लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे 18। तो ठीक है जी, आगे चल रहा है ना। अब ये साइकिल एक सीरीज नहीं है कि आगे जाएगा, हाँ यहां से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है जी, इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे जो हमने निकाला था, 17 आ गया। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखो, इंसर्टिंग द मिसिंग टर्म का ये क्वेश्चन है, इंसर्टिंग द मिसिंग टर्म। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। मैं हमेशा कहता हूं कि दो बड़े नंबर्स को देखो, या दो, एक छोटा नंबर है तो उससे बड़े पे जाओ, दो बड़े नंबर दिए हुए हैं तो उनसे छोटा नंबर बनाने की कोशिश करें। लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। अब आपने देखा 17 बनाना है इतने बड़े नंबर से, इन दोनों का मैंने डिफरेंस किया तो मेरे ख्याल से 5 आता है। 5 का 3 गुना, 5 3 15 और 2 जोड़ रहे हैं उसमें, ठीक है जी। मगर जब मैं यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस करता हूं, इसका और इसका डिफरेंस करता हूं, तो यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। तो फिर आपने क्या देखा, जो लॉजिक है ना उसे समझो कि कितना प्यारा कर रहा है। आ तो क्या लॉजिक आपको दिख रहा है, इस पे फोकस कीजिए। आप कहेंगे कि सर बहुत ही, हाँ तो देखिए क्या है, आपने क्या किया, आपने ये देखा कि 2 3 6 होता है और 4 और 7 को जोड़ लूं तो 11 होता है। 11 और 6 को जोड़ें तो कितना आ गया, 17 आ गया। आपने बोला अरे इतना भयंकर लॉजिक। हाँ लॉजिक कुछ भी लग सकता है, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि 3 बार देखना है क्वेश्चन को। ऐसा ही आपने इसमें भी करना है। 1 और 8 को जोड़ लिया, कितना आ गया, 9 आ गया। और इन दोनों को, ओ सॉरी गुणा करनी थी यार यहाँ, 1 और 8 की गुणा की, 8 आ गया। और 1 और 4 को जोड़ लिया, 5। 5 और 8 कितना, 13 होता है। आपने बोला हाँ। इसी तरह से यहाँ पे भी करना है, 36 और 10 46 होगा। क्या ऑप्शन में 46 है? बिल्कुल है। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भैया, एक क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या ही लॉजिक होगा। कमेंट योर आंसर। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है जब आप देखते हो कि हाँ आपको लॉजिक दिख रहा है। लॉजिक दिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, अब यहाँ पे बहुत कुछ कर रहा है और इस तरह से बना ले रहा है। आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने देखा ये 25 है और ये 5 है। तो 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 आता है। मगर नीचे क्या कर रहा है ये, 15 और 20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 का है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 का है। ओ, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का। क्यों? क्योंकि इस 7 को 7 से गुणा कर रहा है, जितने से गुणा कर रहा है उतना ही यहां इसमें जोड़ दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा कि 11 को 20 बनाना है तो कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा। इस 9 की किस में गुणा करें, 9 में, कि क्या आ जाए, 81 आ जाए तो आपका आंसर क्या ही हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सवाल आपके लिए, एक सवाल तो आपका बनता है ना। चलो भैया, इस क्वेश्चन को आपने करना है, कमेंट करके बताइए कि क्या ही आंसर आना है। क्वेश्चन नंबर 18।
ठीक, वही सब चीजें करनी है आपने। इन बाहर वाले नंबर्स से कुछ करके ये अंदर वाले नंबर बनाने, जो लॉजिक यहां लग रहा है वही लॉजिक यहां लगना चाहिए, और फिर वही लॉजिक आपने इसमें अप्लाई कर देना है और आंसर बता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले भैया। सही विकल्प चुनिए। बेसिकली इसका जो क्वेश्चन था ऑड वन आउट है, ऑड वन आउट, या विषम पद को पहचानिए ऐसा लिखा हुआ होगा। विषम पद को पहचानिए मतलब चार चीजें दी हुई हैं, इन चार में से कोई तीन एक चीज एक तरह की होंगी, जैसे आंख, नाक, ब्रेन और टंग। तो आपने क्या कहा कि भाई इनमें से तीन चीजें तो ज्ञानेंद्रियां हैं, एक तो आंख हो गई, नाक हो गई, टंग हो गई। ब्रेन ज्ञानेंद्री नहीं है। ब्रेन क्या नहीं है? ज्ञानेंद्री नहीं है। ठीक है, तो तीन ज्ञानेंद्रियां तो ये हो गई। चौथी और पांचवी ज्ञानेंद्री या सेंसेस क्या होती हैं वो आपने कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया। सही विकल्प चुनिए। अगेन क्वेश्चन वही है, ऑड वन आउट का है, विषम पद को पहचानना है। ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ट्रेटर और वाइस। तो आपने पढ़ लेना है पहले, तो आपको क्या दिखेगा जो अलग है ना उसे बाहर करो। ऑनेस्ट, ईमानदार आदमी अच्छा होना चाहिए, हाँ भैया। इंटेलिजेंट आदमी भी अच्छा होता है, बुद्धिमान आदमी भी अच्छा होता है, मगर ट्रेटर आदमी अच्छा नहीं होता। मतलब बाकी सब पॉजिटिव हैं ये तीनों। ये इकलौती नेगेटिव प्रॉपर्टी है जो कोई आदमी में हो सकती है, इसलिए ये अलग हो जाएगा। अगला सवाल देखा आपने, पायरोमीटर से रेडिएशन नापते हैं, ठीक है जी। कैलोरीमीटर से क्या नापते हैं? हीट नापते हैं, ठीक है जी। एरिया को हम पैरामीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे एरिया नाप लेते हैं, ठीक है जी। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम होता है हाइग्रोमीटर। और इन्होंने क्या लिखा हुआ है? बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? दाब, बोले तो प्रेशर नापते हैं, प्रेशर नापते हैं, ठीक है ना। तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज मच्छर के होता है। मगर ये मादा एनाफिलीज क्या करती है? ये जो प्रोटोजोआ होता है इसे एक के खून से लेके दूसरे के खून में, मतलब एक इंसान से लेके दूसरे इंसान में लेके जाती है। मच्छर की कोई गलती नहीं है बेचारे की, उसमें ये प्रोटोजोआ आया और वो बेचारा उसे लेके चल रहा है। वो बेचारा खुद बीमार हो गया है ये मान के चलो, और हम किसको मार रहे होते हैं? जो लेके आ रहा है मलेरिया को, है ना। मलेरिया का हमें पता लग गया कि भैया मादा एनाफिलीज है। इसी तरह से डेंगू या डेंगी बहुत चल रहा है, वो मादा एडीज, मच्छर के काटने से होता है, मच्छर से होता है। कौन सा? डेंगी, ठीक है ना। तो ये दोनों सवाल भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। फंगी और यीस्ट, तो यीस्ट कोई बीमारी तो नहीं है, यहां तक समझ में आया। फिर तीसरे को देखा, बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड होता है। बिल्कुल, टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि कोई पानी, कोई किसी आदमी को अगर टाइफाइड है, इट मींस वो गलत गंदा पानी पी रहा है, इस वजह से टाइफाइड हुआ है। तो पानी उबाल करके पीजिए, बाहर के जूसेस पीने से बचिए, क्योंकि वो जो पानी उसमें डाल रहे हैं वो नहीं पता आपको कि वो शुद्ध है या नहीं है। वायरस से पोलियो होता है, ठीक है। और सब तो बीमारियों के नाम है ये तीनों के तीनों, मगर यीस्ट कोई बीमारी नहीं होती, इसलिए ये अलग हो जाएगा। यही सही आंसर हो जाएगा, ऑड वन आउट बताना। अगला क्वेश्चन देखो भैया, ऑड वन आउट का ही सवाल है। चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के क्या थे?
संस्थापक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। मुगल जो था, डायनेस्टी थी, मुगल वंश जो था, वो बाबर ने ही भैया इसके संस्थापक थे, पहला आदमी बाबर ही था। कुषाण वंश का जो पहला राजा था, जो संस्थापक था, वो कौन था? कनिष्क ही था। इतना सब तो आप जीएस वाले हो। जैनिज्म, जैन धर्म के संस्थापक क्या महावीर स्वामी थे? तो नहीं थे। यही अलग हो जाएगा। आपने लॉजिक ढूंढना है जब कभी आपको ऐसा दे। पहले तो लॉजिक पता होना चाहिए, और फिर आपको ये करना है कि हाँ, इन सब में ये सब चीजें चल रहा है, इसमें अलग चल रहा है, इसलिए ये अलग हो गया। अब आपने कमेंट करना है कि उसके संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, कौन थे, किन्होंने उसकी स्थापना की, ये आपने बताना है। आगे बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ सवाल, सही विकल्प को आपने चुन लेना है कि क्या है। हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में पहला ऑप्शन गड़बड़ करता है। मैं ये नहीं कह रहा, पहले की जगह दूसरे से चेक करो। 3 2 6, तो आपको दिखेगा 3 दूनी 6 होता है, एक 4 एकम 4 होता है, 2 चक्कू 8 होता है। तो कोई जरूरी नहीं है, कई बार पहला ही लॉजिक गलत होता है और आप उसी को चेक कर रहे होते हो और आपको कोई लॉजिक ही नहीं मिल रहा होता। तो ज्यादा देर ना रुकें किसी ऑप्शन पे, ठीक है? दूसरे पे सरक जाएं, तीसरे पे सरक जाएं, चौथे पे सरक जाएं और लॉजिक ढूंढ लें। अगला सवाल, सही विकल्प आपने चुनना है। हाँ, तो ज्यादा बड़े जब नंबर हो जाएं, तो मुझे एक और चीज दिख रही है, देखो इसमें 5 7, इसमें भी 5 7, इसमें 2 8 है, इसमें भी 2 8 है। मतलब इनकी डिजिट्स का जो सम है ना, वो सेम होगा, अंकों का योग बराबर होगा। कितना है, जोड़ लेते हैं। 8 8 16 और 12 28 हो गया। इसका 28 है अंकों का योग, तो इसका भी 28 होगा। ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे आपको दिख जाता है जल्दी कि वही नंबर यूज करके दूसरे को बना रहा है, वही नंबर यूज करके दूसरे को बना रहा है। तो फिर अब इसमें देखा भैया, 10 ये है और 10 ये है, तो ये तो 20 ही दे रहा है। अब इसको भी चेक करना पड़ेगा कि ये 20 दे रहा है या 28 दे रहा है। 16 और 4 20 और 8 28। तो हमें दिख रहा है कि 3 जो ऑप्शंस हैं उनके अंकों का योग 28 है, जबकि सी वाले का 20 है। तो यही अलग हो जाएगा, यही सही आंसर है। ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही प्यारा सा क्लासिकल सा क्वेश्चन है। ऑनेस्टी को कूट भाषा में ये लिख दे रहे हैं, टोनी को क्या लिखेंगे? अब आपने देखा, ऑनेस्टी, HONESTY, ABCX26DQ, और पूछा जा रहा है टोनी। तो हमेशा ये देखा करो कि टोनी के जो लेटर्स हैं, कहीं वो इसमें तो नहीं है, टी है, ओ है, एन है, वाई है। आपने बोला हाँ है, तो हो सकता है वो डायरेक्टली कोड कर रहा हो, डी बी सी, डी बी सी क्यू, है क्या डायरेक्ट कोड कर रहे हैं? आपने बोला हाँ। तो पहले हमेशा ये चेक करना है कि डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग तो नहीं कर रहे। और आप क्या कर रहे हो मालूम चल रहा कि आपने ABCD लिखा हुआ है, 1 2 3 की काउंटिंग की हुई है, उस नंबर से उन्हें चेक करने की कोशिशें कर रहे हो और आपका जवाब मिल ही नहीं पा रहा है, लॉजिक ढूंढ ही नहीं पा रहे हो। तो ये गलती करने से बचनी है मेरे प्यारों। आगे देखो, प्लेयर को लिख रहा है ये, तो प्लेयर, PLAYER को लिख रहे हैं QNDCJX। ठीक है? अब आपने क्या किया, नंबरिंग लिखूं, 16 है, 17 हो रहा है, एक बढ़ रहा है, 12 है, 14 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, एक है, 4 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, 25 है, 3 हो रहा है, तो 26, 1 2 3, हाँ 4 बढ़ रहा है, 5 है, 10 हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, 18 है, 24 हो रहा है, हाँ 6 बढ़ रहा है। तो हमें ये लॉजिक मिल गया कि भैया 1 2 3 4 5 6 तक ऐसे 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 बढ़ रहा है, तो ऐसे ही बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है, बढ़ाओ।
किसको बढ़ाना है? सिंगर को बताना है। सिंगर, SINGER, नंबरिंग याद है तो बहुत ही उम्दा। 19, 9, 14, 7, 5, 18। यहां देखोगे भैया, एक बढ़ाएंगे तो 20 होगा, दो बढ़ाएंगे तो 11 होगा, तीन बढ़ाएंगे 17 हो जाएगा, चार बढ़ाएंगे 11 आ जाएगा, पांच बढ़ाएंगे 10 आ जाएगा, छह बढ़ाएंगे 24 हो जाएगा। तो 24 का मतलब लास्ट में एक्स आना चाहिए, जे आना चाहिए, के आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, के आना चाहिए, टी आना चाहिए, टी के क्यू के जे एक्स। तो यही है पहला ऑप्शन। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही उम्दा सा लिखा हुआ, फैन को लिख रहे हैं। तो आपने बोला फैन, FAN को कुछ नंबरिंग कर रहे हैं, लिख क्या रहे हैं? 21, 26 और 13। होता कितना है एफ वैसे? 6 होता है। ए कितना होता है? 1 होता है। एन कितना होता है? 14 होता है। आपने देखा 6 और 21 27 हो रहा है, एक और 26 27 हो रहा है, 14 और 13 27 हो रहा है, मतलब रिवर्स में नंबरिंग कर दे रहा है। रिवर्स में नंबरिंग करने का मतलब हो गया ABCDE, ये 1 2 3 4 होता है 5। रिवर्स का मतलब 26 25 24 ऐसे में नंबरिंग कर दिया है, वो वाले नंबर लिख रहा है इनके। आपने बोला ये तो आफत हो गई। क्या आफत है? दोनों का सम कितना है? 27 है। सीधे वाला याद है तो उल्टे वाला लिख लोगे, DEAD, डेड। 4 5 1 4, 4 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए? 23। 5 में कितना जोड़ें? होगा ऑप्शन में लिखा हुआ, 22, 26, 23। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? तो आपने बोला बिल्कुल सर। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। नीली आंखों वाले औरतें, सॉरी औरतें नहीं है, अलग अलग हैं। आपको क्या करना है? वेन डायग्राम बताना है। पहला दिया हुआ नीली आंखों वाले, अब ये औरत भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है नीली आंखों वाले। तो हमें एक तो ये कंफर्म हो गया, अगर मैं नीली आंखों वाले को एक सर्कल से दिखाता और औरतों को बताता तो औरत और नीली आंखों वाले अलग अलग आते। फिर डॉक्टर जो हैं वो सारे के सारे ना तो इसके अंदर आते ना इसके अंदर आते। क्यों? क्योंकि अगर सबको मैं नीली आंखों वालों के अंदर बना देता तो क्या सारे डॉक्टरों की नीली आंखें होती? आप बोलते नहीं। और अगर मैं इसके अंदर बना देता तो भी आप कहते कि नहीं, ये भी गड़बड़ हो जाएगी। तो अंदर कोई किसी के होना नहीं है। जिसमें भी अंदर कोई किसी के है उसे बाहर करो। पहला ऑप्शन बाहर है, दूसरा ऑप्शन बाहर है, तीसरा ऑप्शन बाहर है, चौथा ही ऑप्शन है जिसमें वो कह रहा है कि बाहर ले लो जी। जो डॉक्टर हैं वो पुरुष भी हो सकते हैं, नीली आंखों वाले भी हो सकते हैं, काली भूरी जैसी हो सकती हैं आंखें, है ना, लेंस लगा के घूम रहे हैं डॉक्टर, ऐसे भी हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आया कि किस तरह से आपने इस सवाल को करना है। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बहुत ही प्यारा लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा आरेख पृथ्वी, बोले तो अर्थ, समुद्र और सूर्य में संबंध रखता है? तो आपने देखा कि जो समुद्र है वो किसके अंदर है? पृथ्वी के अंदर है। तो पृथ्वी ये है, उसके अंदर समुद्र है, और सूर्य, सूर्य अलग है। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना? अब सूर्य में एक और बात बताओ मुझे, सूर्य में जो प्रोसेस होती है जिस वजह से वो गर्मी बना रहा है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन? संलयन इंग्लिश में लिख दूं? न्यूक्लियर फीजन, न्यूक्लियर फीजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। वाओ, इन दोनों में से कौन सी क्रिया के थ्रू सूर्य एनर्जी बना रहा है? कमेंट करके बताना है कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 में ऐसे सब चीजें सोचते रहा करो, कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए कि दिमाग में जैसे ही आया हाँ ये भी होना चाहिए, है ना। एक एस्पिरेंट का दिमाग ऐसे होना चाहिए कि उसे दुनिया में बैठा वो अपने कमरे पे है, मगर उससे कोई कहीं की भी बात करे तो उसे उसके बारे में बताओ। इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल देता हूं।
एक बार मेरा एक दोस्त किसी कंट्री में गया, और जब वो बहुत टाइम के बाद आया तो उसने, मैंने कहा भाई कहाँ था, बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से मिला नहीं। तो उसने कहा हाँ रवांडा गया था। नहीं, उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा कि यार अफ्रीका गया था। मैंने कहा अफ्रीका या साउथ अफ्रीका? बोल रहा नहीं, अफ्रीका गया था। मैंने कहा अफ्रीका में कौन सी कंट्री पे गया था? तो उसने बोला अच्छा बेटे, अफ्रीका में कंट्री पूछ रहा है। तो मैंने कहा हाँ, अफ्रीका में कौन सी कंट्री में गया था? तो उसने कहा कि मैं रवांडा में गया था। और उसने जब रवांडा कहा, तो मैंने कहा रवांडा की गाली में गया था? उसने बोला मैं तुझे कैसे पता? तो ये, आप बैठे अपने कमरे पे हो मगर आपको पता है कि दुनिया में कहां पे क्या क्या चल रहा है, ये होता है जनरल अवेयरनेस, है ना? कि हम बैठे हुए हैं मगर बैठे बैठे हमें दुनिया का कोना कोना पता है। ज्योग्राफी की पावर ये है, जनरल अवेयरनेस की पावर ये है ना? तो रवांडा की गाली, तो वो बड़ा इंप्रेस हुआ। उसने बोला भाई किसी और को मैं कहता हूं तो उसे तो पता भी नहीं लगता कि रवांडा कहाँ है, और तू की गाली तक जान रहा है। मैंने कहा बस इतना ही जानता हूं, तो कम से कम इतना तो जान रहा हूं ना, इतने सारे लोगों से ज्यादा अवेयर हो रहा है कोई आदमी, तो अलग इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से होना चाहिए। और ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह की सारी अवेयरनेस पूछ लेनी है उन्होंने। जीएस का मतलब भी वही है, रीजनिंग का मतलब भी वही है, मैथ्स का मतलब भी वही है, और जो भी हिंदी सब्जेक्ट आ रहा है उसका मतलब भी वही है कि जो आजकल दुनिया में चल रहा है वो तुमसे तो नहीं बचा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। 22 का क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस एसआई के सिलेबस में तो नहीं लिखा हुआ है, मगर जो कनिष्ठ सहायक वाले बच्चे हैं वो इस सवाल को जरूर देखें, और पुलिस वाले भी देख ही लो, आ गया तो फिर रिव्यू के लिए जाते रहोगे कि ये तो आपने लिखा नहीं था सिलेबस में। एक पासा जिसकी ऊपरी सतह पर 5 है, तो इसकी निचली सतह पर कौन सा अंक होगा? अब आपको पता है 5 के विपरीत बताना है, ठीक है ना? तो आप क्या करें, 5 को ढूंढे। सबसे पहले 5 देख लिया आपने, 5 के विपरीत बताना है। तो 5 के बगल में देखो क्या है, 1 और 3 है। अब आप क्या करें, 1 और 3 वाला कोई डाइस ढूंढे। इसमें क्या 1 3 है? नहीं। इसमें क्या 1 3 है? नहीं। इसमें क्या 1 3 है? नहीं। फिर आप इस वाले डाइस को भी भूल जाओ और दूसरा डाइस ढूंढ लो जिसमें 5 हो। आपने बोला ये है। इसके बगल में क्या है, 2 और 3 है। अब 2 और 3 वाला दूसरा डाइस ढूंढो। तो आपने बोला पहला वाला डाइस ही है जिसमें 2 भी है और 3 भी है, जो हमें चाहिए था। तो भैया 5 के विपरीत सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये है निंजा टेक्निक डाइस सॉल्व करने की। ठीक है, तो 5 के विपरीत कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहा आपकी स्क्रीन पे। एक आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। वह पहले बाएं गया, फिर दाएं गया, फिर दाएं गया, दाएं गया और फिर बाएं मुड़कर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? तो मतलब यही पूछ रहा है कि किस दिशा में जा रहा है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपने क्या करना है, जो बायां है और दायां है काट देना है उनको, फिर एक दाएं से एक बायां फिर से काट देना है। अब आपके पास केवल क्या बचा है, दायां दायां बचा है, मतलब एक ही डायरेक्शन बची है। तो पहले उसका मुंह किस दिशा में था, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब हो गया, ऐसे बनाओ, ये उत्तर है, ये पश्चिम है। उसका मुंह किस दिशा में था, इस दिशा में था। ये लिखा हुआ ना, उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा था। अब वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? आपने बोला केवल दायां घूमना है, मतलब यहां से दायां घूमेगा तो इधर हो जाएगा। दायां का मतलब इधर ही, राइट। उस तरफ अपना मुंह करो और फिर घूमने, उस तरफ अपना मुंह करो और फिर घूमने की कोशिश करो। हाँ, तो ये वाली कौन सी दिशा होगी भैया, उत्तर ये है और पूर्व ये है। तो उत्तर पूर्व केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है। टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो डायरेक्शन सेंस करने का ये भी निंजा टेक्निक है, इसे ध्यान में रखना। मगर ये ध्यान रखना जब वो आपसे किस दिशा में मुंह करके खड़ा है या
अपने डेस्टिनेशन पे किस दिशा में जा रहा है, लास्ट में भी उसकी दिशा ही पूछ रहा है, आगे की दिशा पूछ रहा है कि मुंह किस तरफ है, बस। तो फिर ये करना है, ठीक है। तो बनाने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि राम इज उत्तर पश्चिम दिशा में घड़ी की दिशा में, अच्छा, राम उत्तर पश्चिम दिशा से, अच्छा राम बना लेते हैं भैया इस तरह से। उत्तर पश्चिम अभी हमने बनाया था कि ये उत्तर था, ये पश्चिम था, तो उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी हो गई, यही हो गई कि नहीं हुई, आपने बोला हाँ। यहां से 90 डिग्री, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है। 90 डिग्री घूमने का मतलब है यहां घूम गया, 90 डिग्री हो गया। फिर फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180, अब यहां से 180 डिग्री विपरीत दिशा में घूमा, ऐसे इधर आ गया। पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, मतलब फिर से इसी दिशा में 90 डिग्री और घूम रहा है, ये कह रहा है। तो इस तरफ आ जाएगा। ये कौन सी दिशा है, तो आपने कहा ये पूर्व है और ये दक्षिण है। तो दक्षिण पूर्व जिस ऑप्शन में दिया हुआ हो वो आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आंसर हो गया, चौथा ऑप्शन आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो भैया, यदि ए सिरे से गिनने पर, यदि एक सिरे से गिनने पर पंक्ति में आपका स्थान 9वां है, मान लो कि ऐसे 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 करते हुए इस साइड से आप यहाँ पे खड़े हो और आपका कौन सी पोजीशन है, 9th पोजीशन है। और जब इस साइड से गिना जा रहा है, दूसरे सिरे से गिनने पर 11वें स्थान पर हो, आप 11वें स्थान पर हो। समझो इस बात को, अगर आपका स्थान 9वां है तो आपके इस तरफ कितने लोग हैं, आपने बोला 8 लोग हैं। और इधर पूरे कितने लोग हैं, आपकी 11वीं पोजीशन है तो आपने बोला 11, 11 और ये 8 जोड़ोगे टोटल कितने लोग हो गए, तो आपने बोला 19 लोग हो गए। या ऐसे समझ नहीं आया तो याद कर सकते हैं, टोटल इक्वल टू किसी आदमी की लेफ्ट से प्लस राइट से पोजीशन, एक सिरे से पोजीशन प्लस दूसरे सिरे से पोजीशन -1। तो एक जगह से 9th जगह पे था, एक से 11वें पे था, -1 करेंगे, 20 में से एक घटेगा तो 19 आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारों, आपने बोला बिल्कुल ठीक। अगला सवाल देखो, पी क्यू आर एस 4 मित्र हैं, पी क्यू से छोटा है। पी जो भाई साहब है ना, ये छोटे हैं, किससे छोटे हैं, क्यू से छोटे हैं। जो छोटा है उसे नीचे बनाओ, छोटे को नीचे, किंतु आर से बड़ा है। जो पी है वो आर से बड़ा है, इंग्लिश में ये ज्यादा अच्छा लिख लेता है, बट क्यू, कहा गया, बट टॉलर देन आर, आर से बड़ा है। अब आर के बारे में कह रहे हैं कि आर हु इज शॉर्टर देन एस, आर जो है छोटा है किससे, एस से। अब एस के बारे में ये नहीं बता रहे हैं कि एस कितना बड़ा है, क्यू से भी बड़ा है, पी से भी बड़ा है, बस ये बता रहे हैं कि आर से बड़ा है। तो हमने पी के बगल में ही रख दिया, हमें नहीं पता। सवाल में वो पूछेगा ही आपसे क्या, सबसे छोटा कौन है, क्योंकि आप बता ही ये सकते हो कि सबसे छोटा कौन है, आर है। आपसे वो इस सवाल में कभी नहीं पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन है। एक और चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि रीजनिंग में हमेशा ऐसे सवाल ही पूछे जाएंगे जिनका जवाब दिया जा सकता है। ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा जिसका कोई जवाब ही नहीं है, तो घबराना है ही नहीं, ठीक है। चलिए, एक परावर्तित समय, मतलब रिफ्लेक्शन में टाइम, मतलब घड़ी में इतना टाइम दिख रहा है, तो घड़ी मतलब दर्पण में इतना टाइम दिख रहा है, मतलब आपके घर में दर्पण लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, उसमें एक घड़ी देख रहे हो आप, उसमें ये टाइम दिख रहा है। तो वास्तविक समय क्या है, रियल टाइम क्या है, तो आपने कुछ नहीं करना, बस आपने 11:60 में से रिफ्लेक्शन वाला टाइम माइनस कर लेना है। तो भैया ये तो आ गया 17, 11 में से 3 गया, आता है 8, 8 17 वाला एक ही ऑप्शन है, टिक कर लो और आगे बढ़ जाओ, याद रहेगा। ये क्या कह रहा है, दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज दे रखी है, तो ये एक्चुअल हो गया। अगर एक्चुअल देता तो 11:60 में से एक्चुअल को माइनस कर देते,
तो आपका क्या निकल जाता, दर्पण प्रतिबिंब निकल जाता, तो भी दर्पण निकलता, दोनों में सेम ही है। 1160 में से घटाना है अगर दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है, जैसे कि इसमें कहा हुआ है परावर्तित समय। अगला क्वेश्चन देखो भैया, जल प्रतिबिंब दे रखा है अब इतना, तो आपने क्या करना है, जल प्रतिबिंब के केस में 630 में से माइनस करना है, किसको, 442 को। अब आप जब माइनस करने जाओगे, अगर दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ था, अगर क्या दिया हुआ था, दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ था, तो आप कह रहे थे कि 1160 में से करना है, पीछे देख लो एक बार, हाँ सही लिखा हुआ मैंने। और अगर जल प्रतिबिंब दिया हुआ है, तो आपने याद रखना है कि 630 में से माइनस करना है, कितने में से माइनस करना है, 630 में से माइनस करना है, करो भैया। अब 30 में से 42 नहीं घटता है, तो ये बगल वाले के पास जाएगा, बोलेगा भैया एक दे दो, ये तो क्या है, घंटा है, घंटे से कुछ मांगोगे तो क्या ही देगा, घंटे में ही देगा, तो घंटा देगा, तो ये हो गया 60 मिनट, इधर आएगा तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा वो। और इसके पास कितना बच गया, 5 बच गया। अब ये 60 और 30 ऑलरेडी था इसके पास, तो टोटल कितना हो गया, 90। 90 में से 40 घटाया, 50 आया, 50 में से 2 घटाया तो 48 आ गया। अब इस 5 में से 4 को घटाओगे तो 1 48 आ जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब के केस में 630 से या फिर 1830 से, अगर जो समय है वो 6:30 बजे से ज्यादा का है, तो आपने किससे घटाना है, 1830 से घटाना है। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना, बस इतनी बात मान लेना। मान लो कि आपसे कहता कि भैया 7:25 का जल प्रतिबिंब बताइए, जल प्रतिबिंब बताइए, वाटर इमेज बताइए, किसकी, इसकी, जल प्रतिबिंब कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 1830 में से घटाएंगे 7:25 को, घटा करके आ गया 0.5, और ये आ गया मेरे ख्याल से 11:11:05 का समय आपको जल में दिखेगा, इतना ध्यान रखना है यार, और कुछ ध्यान नहीं रखना है। अगला सवाल देखो, कैलेंडर का बहुत ही प्यारा सा सवाल, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि 4 मई 1886 को दे रखा है संडे, और आपसे 4 मई ही 1887 को पूछ रहे हैं। देखो एक साल आगे जा रहा है पूरा, 4 मई से 4 मई जा रहा है, मतलब एक साल पूरा आगे जा रहा है, तो भैया एक दिन आगे लेके जाओ, मंडे। ठीक है, ऐसे ही एक और दिन आगे जाते, 1888 कह देते, कौन सा कह रहे हैं, 4 में, इसका तो आंसर मंडे हो जाएगा है, पहले पहले इसको आंसर कर दिया, आगे दूसरे क्वेश्चन पे आ जा रहा हूं। अगर वो कह देता कि भैया 88 का बताना है, तो क्या करते, अब आपने बोला एक दिन आगे जा रहा है, तो मन तो करेगा कि ट्यूसडे कह दो, मन कहेगा ट्यूसडे कह दो, मगर आपने एक चीज देखनी है, क्या इस ड्यूरेशन में 29 फरवरी तो नहीं आती, आपने बोला आती है, उसका एक दिन एक्स्ट्रा और होगा, तो ये ट्यूसडे ना होके वेनसडे हो जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना है, 29 फरवरी आएगी, कौन से वाले साल की, 1888 की। 1888 क्या है, लीप ईयर है, ठीक है ना, 88 लीप ईयर है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक, लिया। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बहुत ही प्यारा सा सवाल लिखा है कि कुछ गुलाब फूल है, वाह। अब कई बच्चे तो यही देख के गड़बड़ कर देंगे, बोलेंगे कुछ कहाँ, सारी गुलाब फूल होते हैं, ये तो गलत लिखा हुआ, नहीं नहीं, जो लिखा हुआ है ना वो मान के चलो। कुछ गुलाब, तो गुलाब लिखे हैं हमने, इनको लिख दिया भैया फूल हैं। कुछ फूल कली हैं, वाह, कुछ फूल क्या कह दिया गया है, कली कह दी गई है। और सभी कलियां पत्तियां हैं, पत्तियां, पी पौ लिख दिया मैंने, और सभी पत्तियां क्या है, ऐसे पेड़ लिख दिया। जो कह रहा है उसको हमने पहले वेन डायग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, फिर निष्कर्ष देखना है।
पहला निष्कर्ष उसने कहा कि कुछ पेड़ फूल हैं, तो पेड़ ये हैं, फूल ये हैं। आपने बोला हाँ दोनों के सर्कल मिल रहे हैं तो ठीक है। कुछ गुलाब कली हैं, गुलाब यहाँ है, कली यहाँ है, दोनों के सर्कल एक दूसरे को टच तक नहीं कर रहे, ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ये लाइन गलत हो रही है। कुछ पत्तियां गुलाब हैं, पत्तियां ये हैं, गुलाब ये हैं, दोनों के सर्कल दूर दूर हैं, तो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो भैया इसे भी कर दो बाहर। कुछ गुलाब कलियां नहीं है, कुछ गुलाब कलियां नहीं है, ये भी गलत हो रहा है। अब एक चीज समझो, जब आपने इस तरह से पढ़ा इसे, तो आपने देखा गुलाब और कलियों के बारे में दो बातें की हैं। ये गुलाब है और ये कली है, ये गुलाब है और ये कली है। देख रहे हो, एक जगह उसने बात कही है और एक जगह उसने बात कही है नहीं है। इसे इस तरह से समझो कि मैं आपसे कहूं कि आप मेरे दोस्त हो, आपने कहा गलत है ये, हम तो नहीं है आपके दोस्त। दूसरी बात मैं कहूं कि आप मेरे दोस्त नहीं हो और आप इसे भी गलत कह रहे हो, ये भी गलत है। तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकती। समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे हो? आप मेरे दोस्त हो, हमें नहीं पता कि हम दोस्त हैं या नहीं हैं, मगर क्योंकि कहा जा रहा है, हमें नहीं पता ना कि आपको, मेरे को नहीं पता आप कौन हो, क्या मालूम हम दोस्त हो, है ना? और क्या पता हम दोस्त ना हो। तो हमें रिलेशन नहीं पता है कि हमारे बीच में दोस्ती का है या नहीं है। तो हम दोनों की दोनों जो ये कंक्लूजन कहे गए हैं, दोस्त है को भी गलत कह देना और दोस्त नहीं है को भी गलत कह देना गलत है। दोनों में से एक ना एक चीज तो सही होगी, या तो हम दोस्त होंगे, या तो हम दोस्त होंगे, या तो हम दोस्त नहीं होंगे। समझ रहे हो बात? अलग अलग अगर देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, मगर जब साथ में देखा जाए, क्योंकि साथ में ही है, तो या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। ऐसा कोई ऑप्शन हो, पहला वाला तो श्योर शॉर्ट सही है, तो पहले पहला वाला तो श्योर शॉर्ट सही है। और ईदर टू और फोर फॉलोज, केवल एक तो सही है, या तो दूसरा या चौथा अनुसरण करता है, या कह के कह रहा है। तो आपने बोला ओके समझ में आ गया। कमेंट करके बताना कि समझ में आया ना नहीं आया। अदरवाइज हमने सिलोजिज्म की जो वीडियो है वो हमने यहाँ पे की हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अगला देखो भैया, कुछ किताब पेन है, कुछ किताब क्या है, पेन है, और कोई पेन क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है। नहीं है का रिलेशन ऐसे बताएंगे कि इस आदमी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये दिया हुआ है कि मैंने आपके बारे में कहा हुआ है कि इन भाई साहब से या इन मैडम से मेरा कोई दोस्ती नहीं है, बता रखा है, बताया हुआ है, नहीं है वाला रिलेशन भी है, नहीं है। ठीक है, अब आगे समझिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। कुछ पेन किताब है, तो पेन ये है, किताब है, आपने बोला हाँ ये तो है, ठीक है सही है। कुछ पेंसिल किताब है, कुछ पेंसिल किताब है, अरे कहाँ भैया, ये यहाँ है, ये यहाँ है, इनके बारे में हमें नहीं पता, काट दो। कुछ किताब पेंसिल नहीं है, आपने बोला हाँ ये वाली जो किताब है जो कि पेन है, वो क्या नहीं हो सकती, पेंसिल नहीं हो सकती, तो बिल्कुल सही है। और सभी पेंसिल किताब हैं, सभी की सभी पेंसिल किताब हैं, ये हम नहीं कह सकते। तो केवल और केवल पहला और तीसरा अनुसरण करता है, ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, उसे टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है। और इस तरह से आप ये वाला चीजें कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि आपको नहीं आता है, वो आप टॉपिक का नाम, उसके बाद पाठशाला ऋषिकेश करके यूट्यूब पे ही सर्च कर सकते हैं, वहां से ये सारे टॉपिक देख सकते हैं। या फिर पाठशाला ऋषिकेश की ऐप है, उसमें भी रीजनिंग का हमने कोर्स किया है, वहां से भी आप कर सकते हैं, जिसे हम बहुत जल्दी और अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, कनिष्ठ सहायक के 100 क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है, पीडीएफ नहीं प्रैक्टिस सेट है, वो आपको हमारे
पाठशाला ऋषिकेश ऐप पर मिल जाएगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी बातें तो होती रहेंगी। दूसरी चीज ये है कि आपको इस सेशन में और क्या क्या चाहिए, रीजनिंग में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको लगता है कि करने चाहिए, उनके ज्यादा क्वेश्चन इंक्लूड किए जाए, तो वो आप कमेंट करके हम तक पहुंचा सकते हैं। उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट जब भी हमारा ये प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें हम इंक्लूड करेंगे, ताकि आपकी समझ और बढ़ सके उन क्वेश्चंस में। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और करते रहिए।